एवरीवन एंड वेलकम टू पाठशाला। मैं हूं सुनिधि और इस चैनल पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स और कॉम्पिटिटिव, बात चाहे इग्नू के कोर्सेज की हो या डीयू के कोर्सेज या किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात हो, या फिर बच्चा जो कि एक नेट की तैयारी कर रहा है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, वी हैव कंप्लीटली कस्टमाइज्ड कोर्स फॉर यू। वी कैन कस्टमाइज कोर्स अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, व्हाटएवर योर नीड्स आर, where you think you need to work on yourself, we will be the torch bearer for you. You can level up your preparation with Arthshala. Arthshala is one-stop solution for everything you need related to economics. Be it competitive, be it academics, we are there for you and we serve you the best. Enjoy the lecture now. हमने वैल्यू मेथड को देखा, इनकम मेथड को देखा, एक्सपेंडिचर मेथड को देखा, उसके बाद में हमने रिकॉन्सिलिएशन देखा और ये देखा कि किस तरीके से जो तीनों मेथड होते हैं वो अल्टीमेटली हमको सेम रिजल्ट देते हैं। आज के इस क्लास में जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे कि जो जीडीपी हमने देखा, हाउ रियल इज दैट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो जीडीपी हमने कैलकुलेट किया, जब आपने को याद होगा जब हम वैल्यू एडिड मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड दोनों मेथड में कैलकुलेट कर रहे थे, जब हम उनके कंपोनेंट को कैलकुलेट करते थे तो कैलकुलेट करके जीडीपी एमपी आता था, यानी कि हम मार्केट वैल्यू डिटरमिन करते थे ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए ईयर। तो वी हैव टू चेक नाउ कि ये मेथड जो हम यूज कर रहे हैं हाउ सफिशिएंट इट इज, और ये सारी मेजर्स जो हैं ये कितना एक्चुअल जो है, जो रियल कंडीशन जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ये दो चीजें अब हमको देखनी है। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी देखे, रियल जीडीपी देखे, इससे पहले हमको दो चीजें समझनी है, दैट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइसेस यानी कि जिस साल में हम मेजर कर रहे हैं, लेट्स से हम मेजर कर रहे हैं 2022-23 में, तो 2022-23 में जो प्राइस था किसी भी क्वांटिटी का, अगर हम उस पे मेजर कर रहे हैं तो वो क्या है, करंट प्राइस पे हम इनकम को मेजर कर रहे हैं। और जब हम करंट प्राइस पे मेजर करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, व्हाट इज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, जो कि मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी। तो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हुई है, उसका जो मनी वैल्यू है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, जो कि मैंने आपको बताया इन ए ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द करंट ईयर, यानी कि जो करंट ईयर है अगर उसके प्राइस पे मेजर करें, अगर उसके प्राइस पे माने, यानी कि इकोनॉमी में 2022-23 में जो भी प्राइस थे, अगर प्याज हमारा 120 रुपए किलो था तो प्याज 120 रुपए किलो मेजर करना है, टमाटर 80 रुपए किलो था तो 80 रुपए किलो मेजर करना है। इसी तरीके से जो भी हमने प्रेडिक्शन किया है वो उस साल में कितने प्राइस का था, उसका जो प्राइस था वो कितना वैल्यू किया गया था। इसके साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमको समझना है दैट इज नेशनल इनकम एट बेस प्राइस। नेशनल इनकम एट बेस प्राइस, नेशनल इनकम एट बेस प्राइस का क्या मतलब है कि नेशनल इनकम मार्केट वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। मार्केट वैल्यू जब हम मार्केट वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, मार्केट वैल्यू of goods and services produced in a year, लेकिन measured at a base year, measured at base year। अब आप पूछोगे कि मैम ये बेस ईयर क्या होता है, हम अपनी मर्जी से कंपैरिजन के लिए कोई भी एक बेस ईयर मान लेते हैं। लेट्स से हमने मान लिया 2012-13, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम 2022-23 में कंपैरिजन करेंगे तो 2012-13 के प्राइसेस पे कंपैरिजन करेंगे, यानी कि 2012-13 में क्या प्राइसेस थे और 2022-23 में क्या प्राइसेस थे, हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है और जो नेशनल इनकम एट बेस प्राइस है, दीज आर द टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो करंट प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे, जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हम करंट मार्केट वैल्यू लेंगे, यानी कि इस साल में जो भी आपका मार्केट वैल्यू है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और जब हम नेशनल इनकम एट बेस प्राइस की बात करते हैं तो नेशनल इनकम एट बेस प्राइस में हम क्या करेंगे बेटा, नेशनल इनकम एट बेस प्राइस में हम जो बेस ईयर के प्राइस है उसको लेंगे। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी सेम चीज आएगी, लेकिन हम उसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम जो नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं
वाई आर वी मेजरिंग दैट एट बेस प्राइस, यानी कि वाई डू वी नीड बेस प्राइस। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि हमने जो बेस प्राइस किया है वो हमने क्यों लिया है? वाई डू वी नीड बेस प्राइस? जस्ट टेल मी दिस थिंग, वाई डू वी नीड बेस प्राइस? जस्ट थिंक अबाउट इट, दैट वाई डू वी नीड बेस प्राइस। अपना थोड़ा सा आप मेंटली दिमाग जो है वो यूज करने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेट मी मेक द टेबल नाउ, that is commodity, quantity produced, मैं ये टेबल इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। मैं चाहूँ तो इसके स्किप करके भी आपको समझा सकती हूँ, लेकिन मेरा टारगेट होता है कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए। फिर करंट ईयर का प्राइस, जिसको हमने मान लिया P1, करंट ईयर का प्राइस हो गया P1, यानी कि 2021-22 जो है हमारा क्या है, वो करंट ईयर है 2021-22। इसके बाद में बेस ईयर, हम क्या मान रहे हैं? बेस ईयर हम मानते हैं 2012-13, 2012-13 का हमारा क्या है, बेस ईयर है 2012-13। और बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर के प्राइस को हम क्या बोल देते हैं, P नोट। इसके बाद में जो मार्केट वैल्यू है एट करंट प्राइस, बेस ईयर का प्राइस ले लिया हमने, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ले ली, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हुई वो ले ली, करंट ईयर का प्राइस लिया, बेस ईयर का प्राइस लिया। अब मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइस, मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइस, यानी कि करंट प्राइस पे हम मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी करंट में क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई और जो भी प्राइस रहा, यानी कि P1 इंटू Q1, Q1 इंटू P1, सेम मार्केट वैल्यू एट बेस प्राइस, मार्केट वैल्यू एट बेस प्राइस। बेस प्राइस पे मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? जितना भी क्वांटिटी प्रोडक्शन हुआ Q1 और जो प्राइस था वो किसका रखना है, बेस ईयर का, इंटू P नोट। कमोडिटी क्या है, व्हीट, केजी में कितने किलो हमने व्हीट प्रोड्यूस किया। इसके बाद में कॉटन मीटर्स में, और इसके बाद में जो मिल्क है वो। इन तीन कमोडिटीज को हमको देखना है। क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस की है, 1000 kg हमने व्हीट प्रोड्यूस किया है, 500 मीटर का हमने क्लॉथ बनाया है, और 250 लीटर का हमने मिल्क प्रोड्यूस किया है, 250। ठीक है, अब जो करंट ईयर का प्राइस है वो क्या है, 20 रुपीज पर केजी। ठीक है, कॉटन का क्या प्राइस है, 25 रुपीज पर मीटर, और मिल्क का क्या प्राइस है, 40 रुपीज पर लीटर। ठीक है, लीटर। बेस ईयर में क्या प्राइस था, 2012-13 में क्या प्राइस था, 2012-13 में जो व्हीट का प्राइस था वो कितना था, 12 रुपीज पर केजी। आपकी कॉटन का क्या प्राइस था, कॉटन का प्राइस था 15 रुपए मीटर, और आपका दूध का क्या प्राइस था, दूध का प्राइस था 30 रुपीज लीटर। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए। मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करंट प्राइस पे निकालना है। करंट प्राइस पे मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया यहीं पे मैंने आपको बताया कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो करंट प्राइस पे कैसे निकालेंगे, यानी कि हम जो करंट में हमने जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है और जो उस साल में हमारा प्राइस है वो निकालेंगे। ठीक है, तो करंट प्राइस पे मार्केट वैल्यू निकाल दीजिए। हमारी क्वांटिटी कितनी है 1000 और करंट प्राइस कितना है 20।
तो हमने ओवरऑल कितना प्रोडक्शन किया? 20,000। 500 मीटर हमने कॉटन प्रोड्यूस किया है और एक कॉटन कितने का? 25 पर मीटर हमारा कॉटन का प्राइस है। और हमने टोटल कॉटन कितना प्रोड्यूस किया है? हमने टोटल कॉटन प्रोड्यूस किया है 500 मीटर। तो 500 इंटू 25, 12,500। इसके बाद में 250 हमने लीटर मिल्क प्रोड्यूस किया है और 1 लीटर मिल्क की क्या वैल्यू है? 40। तो ओवरऑल कितना हो गया? 10,000। ठीक है, ये 12,500 है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0 0 5 2 2 और 1 3 और 1 4, 42,500 आ गया। अब मार्केट वैल्यू निकालना है बेस प्राइस पे। बेस प्राइस पे कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी। बेस प्राइस में मैंने क्या बताया था हमको? क्वांटिटी करंट ईयर का लेना होता है, लेकिन जो प्राइस है वो हमको किसका लेना होता है? बेस ईयर का। यानी कि ये जो सेम क्वांटिटी है जो इस साल में प्रोड्यूस हुई है, लेकिन उसका प्राइस क्या लेना है? जो बेस ईयर में है। तो 1000 केजी हमने वीट प्रोड्यूस किया और 2012-13 में 1 किलो वीट कितने का आता था? 12 पर केजी का आता था। तो टोटल कितना हुआ? 12,000। सेम वे जो 500 मीटर का हमने कॉटन प्रोड्यूस किया है और जो बेस ईयर था, बेस ईयर में कितना था? 15 रुपीज पर मीटर। तो 15 इंटू 5 क्या हो गया हमारा? 7,500। इसके बाद में जो मिल्क था हमने 250 रुपए लीटर प्रोड्यूस किया है। ठीक है, 250 लीटर हमने मिल्क को प्रोड्यूस किया है और प्राइस कितना था? 30। तो 25 इंटू 30 अगेन 7,500। ठीक है, तो 7,500 15 12 27,000। तो ये हमारी एक टेबल बन गई। अब इस टेबल से हमको क्या पता चलता है? ये टेबल मैंने देखकर बनाई है ताकि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको। मैंने आपको क्या समझाया अभी तक? मैंने आपको समझाया कि जो हम नेशनल इनकम होते हैं वो 2 प्राइसेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस पे जितना भी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस किया है, वो जो जिस साल में हमने क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया है उस साल में कितने प्राइस थे। दूसरा, हमने जब नेशनल इनकम एट बेस प्राइस की बात की तो हमने बताया कि जो बेस प्राइस में क्या करते हैं कि इस साल जो हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, बट सेम जो कमोडिटीज थे उनके प्राइस बेस ईयर में क्या थे। अब आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्वांटिटी को सेम रख रहे हैं, क्वांटिटी हमारी करंट ईयर में है, लेकिन जो हमारा प्राइस है वो हम चेंज कर रहे हैं। जब हम करंट प्राइस की बात कर रहे हैं तो हम करंट ईयर का प्राइस ले रहे हैं। जब हम बेस ईयर की बात कर रहे हैं तो हम बेस ईयर का प्राइस बता रहे हैं, यानी कि हमारी क्वांटिटी सेम है। ठीक है, तो अब आप इस चीज को समझिए। यहाँ पे मैंने आपको टेबल बताया कि हमने 3 कमोडिटी लेट्स से इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई। सबसे पहले वीट जो कि हमने केजी में मेजर किया, कॉटन जो कि मीटर में, और मिल्क जो कि लीटर में मेजर किया। इसमें जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हुई वो करंट ईयर में 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, 500 हमने कॉटन का प्रोडक्शन किया और जो मिल्क था वो हमने 250 लीटर का प्रोडक्शन किया। अब क्वांटिटी हमको सेम रखनी है, हमको कंपैरिजन करना है प्राइसेस में। करंट ईयर में कितना प्राइसेस था? 20 रुपीज केजी जो हमारा कॉटन था, 25 रुपीज पर मीटर हमारा 20 रुपीज केजी हमारा वीट था, 25 रुपीज पर मीटर हमारा कॉटन था, और 40 रुपीज पर लीटर, यानी कि 1 लीटर दूध जो था हमारा 40 रुपए में आता था। इसी तरीके से जब हम बेस ईयर प्राइस की बात कर रहे हैं तो बेस ईयर में क्या था कि 12 रुपीज पर केजी। देखिए ये जो डिफरेंस है 20 से 12, 8 केजी, 8 रुपीज पर केजी का जो डिफरेंस है। अब हमने ऐसा क्यों किया? देखिए इसको करने का सीधा सा एक लॉजिक है कि हमने जो बेस ईयर है उसको क्यों कैलकुलेट किया। आप देखिए जब हमने करंट ईयर पे कैलकुलेट किया है तो हमारा जो नेशनल इनकम का वैल्यू आया है वो 42,500 आया है। नेशनल इनकम बोले जीडीपी बोले 42,500 जो है वो वैल्यू आया है। लेकिन जब हमने बेस प्राइस पे किया है तो 27,000 आया है, यानी कि हमारी जो जीडीपी है वो 27,000 से 42,500 में ग्रो की। ठीक है, और ये जो ग्रोथ है ये ग्रोथ किस वजह से है? प्राइस के बढ़ने से है। क्या हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं? अब आप क्वेश्चन का हैक समझ पा रहे हैं? क्या हमने ये जो टेबल थी इसमें क्वांटिटी का प्रोडक्शन बढ़ाया है कहीं भी? क्वांटिटी तो हमारी सेम थी ना, तो डिफरेंस कहाँ था? डिफरेंस था प्राइस में, केवल प्राइस में डिफरेंस था। 2012-13 में किसी भी कमोडिटी के प्राइस कम थे, 2021-22
2021-22 में किसी भी कमोडिटी के जो प्राइस थे वो ज्यादा थे, यानी कि सेम क्वांटिटी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं इसीलिए वैल्यू बढ़ गई है। क्वांटिटी सेम प्रोडक्शन हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, जीडीपी कब ग्रो करेगी, जीडीपी जब ग्रो करेगी, जीडीपी का मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यू एडेड मेथड बताया था, एक्सपेंडिचर मेथड बताया था, इनकम मेथड बताया था। मैंने इसमें क्या बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो बढ़ना चाहिए। क्या यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है? नहीं, क्वांटिटी तो उतनी की उतनी प्रोड्यूस हो रही है। वीट भी 1000 ही बना रहे हैं, कॉटन भी 500 ही बना रहे हैं, मिल्क भी 250 लीटर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमने बेस ईयर पे इफेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश की तो हमारी सेम क्वांटिटी ने भी हमको ज्यादा जीडीपी शो कर दिया, सेम क्वांटिटी में ज्यादा जीडीपी शो कर रही क्योंकि प्राइस बढ़ गया। अब हम ये कैसे पता लगाए कि जो हमारा ग्रोथ है वो प्राइस बढ़ने की वजह से शो कर रहा है या फिर एक्चुअल में क्वांटिटी बढ़ी है? जीडीपी एक्चुअल में कब ग्रो करेगी? जीडीपी एक्चुअल में तब ग्रो करेगी जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है मैम आपको इतना भी नहीं पता? बिल्कुल सही बात है बेटा कि जीडीपी तब ग्रो करती है जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। लेकिन इस टेबल में मैंने आपको समझाया कि जीडीपी तो ग्रो कर ही नहीं रही, जितना भी प्रोडक्शन था वो तो सेम है। समझ में आया कि अब मैंने इसमें क्वांटिटी सेम रखी, केवल प्राइस की वजह से चेंज आ गया। तो क्या ये हमें रियल पिक्चर बता रहा है? बिल्कुल नहीं बता रहा है। मैम रियल पिक्चर कब होगी? रियल पिक्चर कब होगी? जब हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे और क्वांटिटी का चेंज देखेंगे, ठीक है? यानी कि हमने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, हमारा जीडीपी तब भी बढ़ गया, विच इज नॉट ए ट्रू पिक्चर। रियलिटी में क्या होना चाहिए था? रियलिटी में होना चाहिए था कि हमारी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जब हम बेस ईयर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू ज्यादा आ रहा है। मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमारा वैल्यू ज्यादा आ रहा है क्योंकि प्राइस राइज हो गया है। प्राइस राइज की वजह से जीडीपी भी ग्रो कर सकती है। अब आप एक बात बताइए, लेट्स से पिछले साल जो था ये स्मार्ट बोर्ड, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 रुपए का आता था, जो डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल था पिछले साल वो 50 रुपए का आता था, लेकिन इस साल मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है। तो जब हम इकोनॉमी में कैलकुलेट करेंगे इस साल, तो इसका मतलब यह है ना कि एक डिजिटल बोर्ड ही प्रोड्यूस हुआ है जो 100 का बिका है। ऐसा तो नहीं है ना कि दो प्रोड्यूस हो गए 50-50 के। पॉइंट इज कि आउटपुट इज सेम, आउटपुट सेम है, केवल प्राइस चेंज हो रहा है। इस वजह से, केवल प्राइस चेंज की वजह से जीडीपी ग्रोथ हो रही है, विच इज नॉट ए रियल जीडीपी ग्रोथ। रियल जीडीपी ग्रोथ कब होता है? जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है? तो जो रियल ग्रोथ है इनकम की वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? रियल ग्रोथ हम कैसे पता लगाएंगे? रियल ग्रोथ हम कांस्टेंट प्राइस पर ही पता लगाएंगे, कांस्टेंट प्राइस पर। यानी कि कैसे पता लगाएंगे? ये जो हमने यहाँ पे किया है, बेस ईयर का प्राइस लिया है, मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइस लिया है, मार्केट वैल्यू एट बेस प्राइस लिया है, ठीक है? तो अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ेगा? हमको रियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कैसे मेजर होगा? जब हम नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, बेस प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, तब हमको पता चलेगा। यानी कि जितनी भी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की और जो कि हमने प्राइस जो था हमको क्या करना है? बेस ईयर का कांस्टेंट, यानी कि जो हमें प्राइस है, प्राइस चेंज का जो इफेक्ट है वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। प्राइस चेंज का इफेक्ट हम कैसे कांस्टेंट रखेंगे? उसके लिए हम एक प्राइस इंडेक्स का यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो प्राइस राइज है उसकी वजह से हमको लग रहा है कि हमारा जीडीपी ग्रो हो गया, लेकिन हमारी क्वांटिटी तो ग्रो ही नहीं हुई। तो ये रियल पिक्चर नहीं है, दिस इज नॉट द रियल पिक्चर, ठीक है? अब ये रियल पिक्चर नहीं है तो रियल पिक्चर हम कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई प्राइस इंडेक्स बनाएंगे। प्राइस इंडेक्स क्या होगा? प्राइस इंडेक्स क्या करेगा? प्राइस इंडेक्स क्या करेगा बेटा? प्राइस इंडेक्स क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा। किस चीज को एलिमिनेट करेगा? इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज को। प्राइस चेंज का जो इफेक्ट है उसको
एलिमिनेट कर देगा कंप्लीटली, इट विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्राइस इंडेक्स जो है वो एक ऐसा इंडेक्स नंबर होगा जो कि शो करेगा कि जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स है, यानी कि जो दो टाइम पीरियड्स हैं उनके बीच में प्राइस लेवल कितना चेंज हुआ। यानी कि जब हम प्राइस चेंज का जो इफेक्ट है उसको एलिमिनेट कर देंगे और हम ये बता देंगे कि 2 साल के बीच में, जो भी हम 2 साल को कंसिडर कर रहे हैं, उनके बीच में प्राइस कितना चेंज हुआ है, दैट विल बी दैट पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम निकालनी पड़ेगी एट बेस प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा, विच इज आवर फाइनल सोल्यूशन टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। दैट्स द ओनली ऑप्शन वी हैव। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, जो भी करंट प्राइस पे इनकम निकल के आई है उसको डिवाइड कर देंगे करंट प्राइस इंडेक्स से, इनटू 100। तो ये क्या हो गया हमारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का फॉर्मूला। यानी कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है वो हमको निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस इंडेक्स को यूज करेंगे। व्हाट इज प्राइस इंडेक्स? टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। हमने एक इंडेक्स नंबर बनाया, दैट इज नोन एज द प्राइस इंडेक्स। और जब हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो नेशनल इनकम हमें करंट प्राइस पे कैलकुलेट होकर आएगी और जो भी करंट प्राइस इंडेक्स होगा हम उससे डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे। अब हम इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। लेट्स से जो प्राइस इंडेक्स है करंट ईयर का, दैट इज 150। प्राइस इंडेक्स क्या है, 150 है। अब प्राइस इंडेक्स 150 है और जो नेशनल इनकम है वो है 1,50,000 करोड़। 1,50,000 करोड़ जो है वो क्या है, नेशनल इनकम है जो कि करंट प्राइस पे है। और हमको क्या निकालना है, हमको नेशनल इनकम निकालनी है कांस्टेंट प्राइस पे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में रख दीजिए। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कितना है, 1,50,000। प्राइस इंडेक्स कितना है, 150 इंटू 100। हटा दीजिए, आंसर क्या आएगा, 1 लाख करोड़। बिल्कुल सिंपल, क्लियर कट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि जो नेशनल इनकम हम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस जो हमने समझा वो क्या था। देखिए किसी बुक्स में नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस होता है, किसी बुक में नेशनल इनकम एट बेस प्राइस ही लिखा हुआ होता है। तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि सेम चीज लिखी हुई होती है। तो जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस होता है वो क्या कहता है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन ए ईयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। सेम जब हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस की बात करते हैं तो सेम है, लेकिन उसमें जो हम प्राइस को मेजर करेंगे वो करेंगे बेस ईयर पे। इंडेक्स होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो करंट प्राइस होता है वो एग्जैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं होता है, क्योंकि वो जो हमारे करंट ईयर के प्राइस है वो प्राइस चेंज की वजह से भी बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी का प्रोडिक्शन हो, जैसे कि मैंने आपको टेबल में बताया। लेकिन अगर हमारा कांस्टेंट प्राइस में इंक्रीमेंट आ रहा है, कांस्टेंट प्राइस में अगर हमारा चेंज हो रहा है, तो वो एक बेटर टूल है टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। अब जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों से चेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने उसमें क्या बताया था, प्राइस और क्वांटिटी हम दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जब हम कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहे हैं तो वो केवल क्वांटिटी चेंज से ही इफेक्ट होता है, क्योंकि हमने उसमें प्राइस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करके उसके जो प्राइस इफेक्ट था उसको चेंज कर दिया था। जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट प्राइस इंटू करंट क्वांटिटी। और जो हम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है उसको हम क्या करते हैं, बेस ईयर का जो प्राइस होता है उसकी क्वांटिटी से। अब हमको इसमें एक और कॉन्सेप्ट समझना है। हमने ये नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस जो है वो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें हमको समझना है दैट इज नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। और इसी के साथ में एक कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर का। अब हमको ये 3 चीजें समझनी है। सबसे पहले हमको समझना है नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जब हम
नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, यानी कि अगर हम 2021-22 में जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम प्राइस भी किसका लेंगे, 2021-22 का। रियल जीडीपी कौन सी जीडीपी होती है? रियल जीडीपी इज दैट जीडीपी जिसमें हम बेस ईयर के प्राइसेस लेते हैं। बेस ईयर प्राइसेस, बेस ईयर प्राइसेस जो भी हम लेते हैं, जो भी हमने माना हुआ होता है। ठीक है, तो मोर और लेस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस वो होता है जब हम करंट ईयर के उस पे बेसिस पे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि सेम ईयर में अगर मैं 2021-22 में जीडीपी को कैलकुलेट कर रही हूँ और मैं 2021-22 के प्राइस को कंसिडर कर रही हूँ, तो दैट इज नॉन एज नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? जब हम एक बेस ईयर के बेस पे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि मैं 2021-22 में तो जीडीपी कैलकुलेट कर रही हूँ, बट मैं प्राइस 2012-13 के ही कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इसका नाम इसलिए भी माना जाता है क्योंकि अगर मैं बेस ईयर प्राइसेस पे कैलकुलेट करती हूँ तो वो मुझे ज्यादा बेटर पिक्चर देता है। वही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं करंट ईयर के प्राइसेस को, क्वांटिटी को कंसिडर कर रही हूँ, तो वो तो जीडीपी ग्रोथ प्राइस इंक्रीज की वजह से भी हो सकती है ना। प्राइस बढ़ गया तो भी तो जीडीपी ग्रो हो रही है, जरूरी थोड़ी ना है कि क्वांटिटी बढ़े। लेकिन रियल जीडीपी में जो ग्रोथ होगी वो केवल और केवल क्वांटिटी बढ़ने से ही होगी, क्योंकि उसमें प्राइस हम 2012-13 का ही ले रहे हैं। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब इसमें तीन तरीके के सिनेरियो होंगे, तीन तरीके के सिनेरियो होंगे जो कि आपको समझने पड़ेंगे। तीन तरीके के सिनेरियो कैसे होंगे? पहला सिनेरियो होगा कि आपको जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी के इक्वल हो। दूसरा सिनेरियो, नॉमिनल जीडीपी ज्यादा हो रियल जीडीपी से। तीसरा सिनेरियो, नॉमिनल जीडीपी कम हो रियल जीडीपी से। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का डिफरेंस हमको समझ में आ गया कि जब हम प्राइस चेंज को एडजस्ट करते हैं दैट इज नोन एज द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन अगर रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है? रियल जीडीपी अगर नॉमिनल जो जीडीपी के इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो प्राइस लेवल था वो बेस ईयर में और करंट ईयर दोनों में सेम है। यानी कि हमारे प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बेस ईयर और करंट ईयर का जो प्राइस है वो क्या है? हमारा सेम है। नॉर्मल जीडीपी रियल जीडीपी से ज्यादा हो तो क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल यानी कि करंट ईयर का प्राइस, रियल यानी कि बेस ईयर का प्राइस। इसका क्या मतलब है कि जो करंट ईयर का प्राइसेस है दैट इज मोर देन बेस ईयर प्राइसेस। करंट ईयर का प्राइसेस इज मोर देन द बेस ईयर प्राइसेस। नॉमिनल जीडीपी अगर रियल जीडीपी से कम हो तो व्हाट डज दैट मीन कि जो बेस ईयर का प्राइसेस है दैट इज लेस देन द करंट ईयर प्राइसेस। आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जब हम जीडीपी एस्टिमेट करते हैं, जिस साल की एस्टिमेट करते हैं उसी साल का जो प्राइस है उसी को कंसिडर करते हैं। आपका रियल जीडीपी क्या होता है? जब हम बेस ईयर के प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, बेस ईयर के प्राइस पर जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं, दैट इज नोन एज द रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में बेटर इंडिकेटर कौन होता है? बेटर इंडिकेटर इज रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी केवल क्वांटिटी इंक्रीज बताता है, उसमें जो प्राइस चेंज है वो कंसिडर नहीं होता है। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? ठीक है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हमको वो देखना है। तो जो रियल जीडीपी है सेम जो मैंने नेशनल इनकम एट करंट प्राइस पे बताया था, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या था? रियल जीडीपी। कांस्टेंट प्राइस तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने जब नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस पढ़ाया था तो उसमें क्या पढ़ाया था? नेशनल इनकम
एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। यही बताया था, इससे ज्यादा तो एक्स्ट्रा नहीं बताया था। नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे किसके से मिला कॉन्सेप्ट है? रियल जीडीपी, क्योंकि हम इसमें भी क्या कर रहे हैं? बेस ईयर पे कैलकुलेट कर रहे हैं। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहां से अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू निकालनी है तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ। रियल जीडीपी, ये जो प्राइस इंडेक्स है इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा इनटू प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू, और ये जो 100 इधर के आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी निकालने के दोनों के क्या आ गए मेरे पास? फॉर्मूले आ गए। तो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी होगी तो मैं कैसे करूंगी? रियल जीडीपी जितना दिया हुआ होगा इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100। और जब रियल जीडीपी निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगी मैं? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। दीज आर द फॉर्मूलाज। अब एक क्वेश्चन को समझते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं ताकि बहुत इजीली ये चीज आपको समझ में आ जाए। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ रियल जीडीपी इज 200, रियल जीडीपी आपकी क्या है? 200। रियल जीडीपी इज 200 और जो प्राइस इंडेक्स है वो क्या है? 110। और जो प्राइस इंडेक्स किस बेस पर है? 100 के बेस पर है। रियल जीडीपी 200, प्राइस इंडेक्स 110। अब क्या कैलकुलेट करना है? आपको निकालना है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी निकालिए। फॉर्मूला क्या था नॉमिनल जीडीपी का? नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100। निकालिए। रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। रियल जीडीपी 200, प्राइस इंडेक्स 110 डिवाइडेड बाय 100, 220। नॉमिनल जीडीपी क्या आ गई? 220। समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अब इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। ये और समझना है। जीडीपी डिफ्लेटर। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? डिफ्लेट करना यानी कि कुछ ना कुछ बताना। तो जो नॉमिनल जीडीपी हमने देखा कि वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों से अफेक्ट होती है, लेकिन जो रियल जीडीपी होती है वो केवल प्राइस से केवल क्वांटिटी से अफेक्ट होती है। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो नॉमिनल जीडीपी थी वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों से अफेक्ट होगी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी क्या हो रहा है? करंट ईयर पे कैलकुलेट हो रहा है। करंट ईयर पे कैलकुलेट हो रहा है, इससे क्या मतलब है बेटा? कि हम इस साल के ही प्राइस कंसीडर कर रहे हैं, इसी साल की क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं। तो हो सकता है प्राइस बढ़े, हो सकता है क्वांटिटी बढ़े, वी आर नॉट श्योर। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कि अगर प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी सेम है तो भी हमको जीडीपी में ग्रोथ दिखाई देगा, विच इज नॉट ए रियल पिक्चर। रियल जीडीपी में क्या था? रियल जीडीपी में केवल अगर क्वांटिटी चेंज होगा या इन अदर सेंस आउटपुट चेंज होगा, केवल तभी ग्रोथ दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस तो सेम है ना। 2012-13 में भी वही प्राइस था, 2022-23 में भी वही प्राइस है। अगर क्वांटिटी सेम तो प्राइस भी सेम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लेट्स से प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है, 2016 की बात करते हैं जो कि लेट्स से हमारा बेस ईयर है। तो इसमें अगर प्राइस 10 था और क्वांटिटी हमारी 100 प्रोड्यूस हुई तो ओवरऑल जीडीपी कितना हुआ? 1000। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया? बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी।
अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि हमारा जो करंट ईयर है Q1 और P1, Q1 में हमारी क्वांटिटी कितनी है, लेट्स से क्वांटिटी बढ़ के हमारी हो गई 200 और हमारा जो प्राइस है वो 10 ही है, हमारा प्राइस जो है वो क्या है 10 ही है, तो हमारा ओवरऑल आउटपुट कितना शो होगा 2000। यानी कि जो हमारा बेस ईयर P नोट Q नोट, जो हमारा बेस ईयर नॉमिनल जीडीपी जो हम बात कर रहे थे, जब हम रियल जीडीपी की बात कर रहे थे तो रियल जीडीपी हमारी कितनी है 1000, और रियल जीडीपी की जब हम बात कर रहे थे यानी कि हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है 200, प्राइस हमारा सेम है 2000। यही तो मैं भी बता रही थी कि हम रियल जीडीपी में क्या करते हैं, प्राइस सेम रखते हैं, बेस ईयर सेम होता है। तो क्योंकि हमारा प्राइस 10 है तो जब हमारी क्वांटिटी 100 से बढ़कर 200 हुई तो हमारी जीडीपी भी 1000 से बढ़कर 2000 हो गई। लेकिन क्या एक ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता है कि हमारी जो आउटपुट है वो तो 100 ही रहे और हमारा प्राइस बढ़ के कितना हो जाए 20, क्योंकि अब हमारी क्वांटिटी नहीं बढ़ी, क्वांटिटी 100 की 100 रह गई, लेकिन हमारा जो प्राइस पहले 10 था प्राइस बढ़ गया, तो ये कितना हो गया ओवरऑल अभी भी कितना आ रहा है 2000। इस केस में भी जीडीपी हमारी 2000 आ रही है, इस केस में भी जीडीपी हमारी 2000 आ रही है। पर क्या ये जो हमारा लास्ट वाला केस था जिसमें हमारा प्राइस डबल हो गया था, क्या ये अच्छा इंडिकेटर है ग्रोथ का? बिल्कुल अच्छा इंडिकेटर नहीं है मैम। क्यों अच्छा इंडिकेटर नहीं है? क्योंकि इसमें रियल आउटपुट प्रोडिक्शन नहीं है, केवल प्राइस बढ़ गया तो जीडीपी में ग्रोथ आ गया, केवल प्राइस बढ़ने से अगर जीडीपी में ग्रोथ आएगा तो इससे प्रोडिक्शन नहीं होगा, प्रोडिक्शन नहीं होगा तो जीडीपी ग्रोथ अच्छा नहीं माना जाता है। ये केवल इन्फ्लेशन है, यानी कि जो साल में महंगाई बढ़ी है केवल उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ है, कुछ भी नए प्रोडिक्शन की वजह से जीडीपी ग्रोथ नहीं है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। तो अब इसमें जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? तो अब हमें जो प्राइस इफेक्ट का चेंज है ना कि 10 से 20 हो गया तो भी जीडीपी सेम आ गई, 10 से 20 होने पे भी तो जीडीपी चेंज सेम आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को एलिमिनेट करने के लिए, टू एलिमिनेट प्राइस इफेक्ट, हमें इस प्राइस इफेक्ट को एलिमिनेट करना है। और प्राइस इफेक्ट को एलिमिनेट करने के बाद वी नीड ओनली चेंज इन फिजिकल आउटपुट, केवल फिजिकल आउटपुट में चेंज करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक इंडेक्स नंबर को मेजर करेंगे, ठीक है। यानी कि जो प्राइस चेंज हो रहा है, जो मैंने आपको बताया 10 से 20 हो रहा है तो भी जीडीपी 2000 ही हो रही है, और आउटपुट अगर 1000 से 2000 हो रहा है तो भी आउटपुट हमारा, अगर आउटपुट हमारा 100 से 200 हो रहा है तो भी जीडीपी 2000 आ रही है। बट क्योंकि एक जेन्युइन मेजर क्या है कि मार्केट में जो इकोनॉमी है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े, इसीलिए हमने क्या किया, जो प्राइस इफेक्ट का चेंज था उसको हमको एलिमिनेट करना था। इसके लिए हमने क्या किया, जीडीपी डिफ्लेटर का यूज किया। हमने प्राइस इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, जीडीपी डिफ्लेटर को यूज किया, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर को यूज किया। अब हम जीडीपी डिफ्लेटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, दैट मेक्स अप जीडीपी, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, एवरेज लेवल ऑफ ऑल goods and services that makes up GDP. What is GDP deflator? What is GDP deflator? Average level of all goods and services, वो average level सारे goods and services का जो कि GDP बनाता है, that makes up GDP, ठीक है। और ये कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, सेम नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था। जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर दीजिए रियल जीडीपी से, इनटू 100 कर दीजिए, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर।
जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी हमारा 15,000 करोड़ है, नॉमिनल जीडीपी कितना है? 15,000 करोड़। रियल जीडीपी कितना है? 12,000 करोड़। रियल जीडीपी इज 12,000 करोड़। तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर रख दीजिए। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी 15,000, रियल जीडीपी 12,000 इंटू 100। जीरो से जीरो की 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100 विच इज नोन एज द 125। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 125। तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर कितना आ गया? 125। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह कोई ग्रॉस नेशनल इनकम दिया हुआ है तो जीएनपी डिफ्लेटर हो जाएगा। फॉर्मूला विल बी सेम। और अगर इसमें से हमको जीडीपी डिफ्लेटर में से जो फॉर्मूला है, अगर इसमें से रियल जीडीपी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सेम एडजस्टमेंट करके इसे फॉर्मूले से क्या होगा? सारी वैल्यूज आपकी निकल जाएंगे। आई रियली होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी नया सीखा है या आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो बढ़ी है या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।